हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है जे के ब्रो के इस चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 7 के बारे में। तो नया एपिसोड स्टार्ट करने से पहले हम पुराने एपिसोड की थोड़ी सी रिकैप कर लेते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनवो ऑलरेडी एक बी रैंक के हंटर को मार चुका है और वो बॉस को मारने के लिए जा रहा होता है। उतने में ही मिस्टर सॉन्ग और जूही उसे बोलते हैं कि अब वो टेंजिन के बाहर जा रहे हैं और वो गिल्ड वालों को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। तो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जिनवो उन सभी कैदियों की तरफ जा रहा होता है जिन्हें ताइसिक मार चुका होता है, और वो उनमें से एक कैदी से कहता है, मुझे पता है कि तुम जिंदा हो और तुम मरने का नाटक कर रहे हो ताकि सब कोई जब यहाँ से चले जाए तो तुम भी उठ के भाग सको। अगर हम जूही से बोले तो वो शायद तुम्हें हील कर सकती है। जिन्वो की ये बात सुन के वो कैदी खुश हो ही रहा होता है कि जिन्वो उसे कॉलर से पकड़ के उठा के बॉस के रूम में खींचता हुआ ले जाता है। जिन्वो उस कैदी को बॉस के रूम के अंदर फेंक के रूम का दरवाजा बंद कर देता है और वो कैदी से बोलता है, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा? तुमने बहुत से बेकसूर लोगों को मारा है, मेरे लिए तो तुम ताइसीक से भी बदतर हो। उस रूम के अंदर एक बहुत ही बड़ा गॉब्लिन बॉस होता है और साथ ही में बहुत सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर भी होते हैं जो कि उस कैदी को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन्वो और गॉब्लिन पे उसकी लड़ाई हो रही होती है, जो कि सीन हमें नहीं दिखा जाता है, पता नहीं क्यों, मगर लास्ट में हमें पता चलता है कि जिन्वो ने उस गॉब्लिन बॉस को मार दिया होता है और वो बोल रहा होता है कि एक गॉब्लिन बॉस भी कितने ज्यादा ही कमजोर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें मिस्टर सॉन्ग और मिस जूही का सीन दिखाया जाता है जो कि टेंजिन से बाहर आ गए होते हैं और वो गिल्ड के एक एम्प्लॉय को सारी बातें बता रहे होते हैं, जिसपे कि वो गिल्ड का एम्प्लॉय इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में फ़ोन करके ताइसिक के बारे में बताता है कि उसने ताइसिक ने टेंजिन के अंदर क्या क्या किया है। लड़के की सारी बात सुनकर इन्वेस्टिगेशन टीम से मैनेजर वूचिन वहां पर पहुंच जाते हैं और वो उस एम्प्लॉय से बोलते हैं कि अभी टेंजिन के अंदर गए उन सबको कितना टाइम हुआ। जिस पे वो लड़का मैनेजर वूचिन को बताता है कि 40 मिनट हो चुके हैं टेंजन को क्लियर करे हुए हैं, जिस पे वूचिन कहते हैं कि अब तो बस 20 मिनट रह गए हैं, तो हम 20 मिनट में अंदर जाके उन सबकी बॉडी को बाहर नहीं ला सकते क्योंकि टेंजन क्लियर करने के 20 मिनट के बाद ही टेंजन का गेट अपने आप ही बंद हो जाता है। तभी मैनेजर वूचिन अपने मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि आखिर ताइसिक ने इतना बवाल क्यों करा, उन्होंने इतने सारे लोगों को क्यों मारा और आखिरकार उसने बॉस को इस बार क्यों मारा, वो टेंजिन का गेट क्यों क्लोज करना चाहता था। तभी मिस्टर वूचैन की नज़र जिन्वू को पड़ती है और वो कहते हैं, क्या तुम जिन्वू हो? तुम तो पूरे बदल चुके हो। मैं देख के तो लग ही नहीं रहा है कि तुम एक ई रैंक के हंटर हो और वही पुराने से कमज़ोर से जिन्वू हो। तो उसी पे मैनेजर वूजिन उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और वो कहते हैं उसे कि मैं मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ। यहाँ पर जिन्वू भी उसे पहचान लेता है और कहता है, तुम तो वही हो ना जो उस दिन हॉस्पिटल में भी आए थे। तभी मैनेजर वूचिन से कहते हैं कि उन सब बातों को जाने दो, मैं ताइसी की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे पता चला कि ताइसिक ने तुम सबको मारने की कोशिश करी है। तभी जिन्वू मन ही मन बोल रहा होता है, मुझे अपने ताकतवर होने पर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। मेरे सेंसर्स बता रहे हैं कि ये जो मेरे सामने इंसान खड़ा है ये ताइसिक से भी ज्यादा ताकतवर है। तभी वहाँ पे मैनेजर वूचिन उन सब से कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, मगर मैं अपने डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ तो मुझे तुम सबसे कुछ सवाल पूछने होंगे। तभी जिन्वू वहाँ पर उसे अभी भी बड़े गौर से देख रहा होता है और मन ही मन बोल रहा होता है, ये बंदा पक्का कोई एक ए रैंक का हंटर होगा। मैं इसके पावर लेवल को अभी भी मैच नहीं कर सकता हूँ, चाहे भले ही मैं कितना भी ताकतवर हो चुका हूँ। तभी वहाँ पे वो मैनेजर जिन्वो से कहता है कि अगर तुम ये सब लोग कॉर्पोरेट करोगे तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी कोई परेशानी खड़ी नहीं होगी। जिस पे जिन्वो कहता है, ठीक है सर, हम कॉर्पोरेट करने के लिए तैयार हैं। जिस पे वो मैनेजर कहता है, चलो मैं तुम सभी लोगों से एक सीधे सीधे एक सवाल पूछता हूँ, तो मुझे बताओ तुम सब में से सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है जिसने ताइसिक को भी नहीं छोड़ा और उसे भी मार दिया। और वहाँ पर वो मैनेजर जिन्वो से सीधे सीधे ये भी बोलता है कि मुझे पता है कि ताइसिक को तुम तीनों में से ही किसी ने मारा है। जिस पे कि जिन्वो मन ही मन सोच रहा होता है, शायद लगता है अब मेरी रीअवेकनिंग वाली राज को मैं नहीं छुपा पाऊंगा। अब मुझे इसको सब कुछ सच सच बताना ही होगा। अगर मैंने इसे सब कुछ सच बता दिया तो जिनके साथ जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हो सकता है शायद वो भी कैंसिल हो। जिस पे कि मिस्टर सॉन्ग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ताइसिक को मैंने मारा था। जिस पे कि वो मैनेजर कहता है, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखाई देता हूँ? एक सी रैंक का हंटर भला एक बी रैंक के हंटर को कैसे मार सकता है? तभी मिस्टर सॉन्ग उस मैनेजर से कहते हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है मेरे साथ एक बी रैंक की हीलर भी है? भले ही मैं एक सी रैंक का हंटर हूँ लेकिन एक बी रैंक के हीलर के साथ मैं एक बी रैंक के हंटर को बड़ी आसानी से मार सकता हूँ। जिस पे कि वो मैनेजर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि एक सी रैंक का हंटर एक बी रैंक के हीलर के साथ तो बी रैंक के हंटर को मार सकती है, मगर एक ताइसी कोई ऐसा वैसा बी रैंक का हंटर नहीं था। उसे तो हमारी पूरी टीम भी बड़ी आसानी से काबू में नहीं कर पाती थी। मुझे नहीं लगता इन लोगों ने उसे मारा, ये जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। जिस पे कि वो मैनेजर मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि तुम्हारा तो एक हाथ भी नहीं है और तुम्हारी जो बी रैंक की हीलर है ये तो बहुत ही ज़्यादा डरपोक है।
अच्छा चलो, मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लेता हूँ कि तुमने ही ताइसिक को मारा है। तो चलो, तुम्हें मेरे ऑफिस आना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर तुम्हें कोई पेपर साइन करने होंगे, जिस पे कि वो मैनेजर मिस्टर सॉन्ग को बोलता है कि वहाँ पे कुछ पेपर साइन करने के बाद तुम लोग अपने अपने घर जा सकते हो। जिस पे जिनवू मिस्टर सॉन्ग से बोलता है कि आखिर आपने मेरी मदद क्यों की। मुझे पता है कि तुम अपनी एबिलिटी को हाइड रखना चाहते हो, तो चिंता मत करो, मैं और जूही सब कुछ संभाल लेंगे। वहाँ जाके हमें कुछ पेपर ही तो साइन करने हैं, और कुछ पेपर साइन करने के बाद हम वहाँ से तुरंत वापस आ जाएंगे। वही मिस्टर सॉन्ग जिनवू को एक और बात बोलते हैं कि सुनो जिनवू, तुम्हें अब और ज़्यादा सतर्क रहना होगा क्योंकि इनकी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में तुम्हारा नाम जा चुका है। क्योंकि मैंने और मिस जूही ने अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम ले लिया है, तो ये लोग डायरेक्टली तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं, मगर फिर भी तुम्हें सतर्क रहना होगा। और मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने दो दो बार मेरी जान बचाई है। तभी मिस्टर सॉन्ग और मिस जुई के गाड़ी में बैठते ही वो मैनेजर जिनवू से एक बात बोलता है कि सुनो जिनवू, मुझे पता है कि एक सी रैंक का हंटर जिसका एक हाथ कटा हुआ है और एक बी रैंक की डरपोक हंटर ताइसिक जैसे असैसिन टाइप हंटर को नहीं मार सकती है। तो यहाँ पर मुझे ये बात कंफर्म हो चुकी है कि तुम रीअवेक हुए हो। साथ ही में मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर भी है। मैं डांसू तो याद ही होगा, जिसके साथ तुम एक टेंजिन में गए थे और वहाँ से तुम और वो अमीरजादा जिन ही बस बच के वापस आए थे, और उस टेंजिन के अंदर डांसू भी मारा गया था। उसका एक छोटा भाई है जो कि एक एस रैंक का हंटर है और वो अभी अमेरिका में है, मगर वो जल्द ही तुम्हें मारने के लिए यहाँ कोरिया में आने वाला है। मैनेजर वू जिन की ये बात सुनकर जिनवू भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं भले ही कितना भी ताकतवर हो गया हूँ, लेकिन मैं एक एस रैंक के हंटर के साथ अभी लड़ाई नहीं कर सकता हूँ, ना ही मैं उसके लेवल को मैच कर सकता हूँ। तो मैनेजर जिन्हों से कहता है कि अगर तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे तो तुम जल्दी ही मारे जाओगे। अगर वो यहाँ पर आके तुमको और उस अमीरजादे जिनको अगर खुलेआम भी मार देता है तो क्योंकि वो एक एस रैंक का हंटर है तो उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा और सरकार भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। और जाते जाते मैनेजर जिन्वू को एक और बात बोलते हुए जाता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम ये शहर छोड़ दो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ऐसी जगह जाना जहाँ पे तुम्हें ना कोई पहचान पाए ना ही कोई ढूंढ पाए। वहीं दूसरी तरफ हमें इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि 3 घंटे की इन्वेस्टिगेशन के बाद उस बंदे को ढूंढ लिया जाता है जिसने कि ताइसिक को बहुत ज़्यादा ही पैसे दिए होते हैं उन कैदियों को मारने के लिए। तभी मिस्टर सॉन्ग और जूही को इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से छोड़ दिया जाता है, जहाँ से कि जूही सीधा जिन्वू के पास जाती है और वो उसे एक मैजिकल स्टोन देती है जो कि उसे एपिसोड 1 में मिला था। वहाँ पे जूही जिन्वू को वो मैजिकल स्टोन देते हुए एक बात बोलती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही बदल चुके हो और अब तुम्हारी पावर भी बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, और तुम्हें पता है उस दिन के बाद से मैं भी बहुत ज़्यादा बदल चुकी हूँ। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जूही अब पहले से भी बहुत ज़्यादा डरने लगी है। मतलब वो पहले भी डरती थी लेकिन अब वो उस एक्सीडेंट के बाद अब वो और भी ज़्यादा डरने लगी है, तो वो हंटर वाले काम से रिटायरमेंट ले रही है। तभी वहाँ पर जूही जिन्वू को बता रही होती है कि क्योंकि वो एक बी रैंक के हंटर है तो उसे हमेशा एक ए रैंक या बी रैंक के टेंजन के अंदर जाना चाहिए, लेकिन वो मगर बहुत ही ज़्यादा डरपोक थी, इसलिए वो आज तक कभी भी ए रैंक और बी रैंक के टेंजन में गई नहीं और वो बस डी रैंक या ई रैंक के टेंजिन में ही जाती है। और वहाँ पे जूही जिन्वू को ये भी बताती है कि वो ई रैंक के टेंजिन में बस जिन्वू के वजह से ही आती थी, और ताकि जिन्वू को वो हील कर पाए क्योंकि जिन्वू बार बार घायल हो जाता था। मगर जूही जिन्वू से ये भी बोलती है कि जिन्वू बहुत ही ज़्यादा बहादुर था उस समय भी और अब भी वो बहुत ज़्यादा बहादुर है। तभी जूही जिन्वू को एक स्टोन देती है और वो कहती है कि अब वो अपने होम टाउन जा रही है तो ये स्टोन अब जिन्वू को रख लेना चाहिए। और साथ ही साथ जूही जिन्वू को ये भी याद दिला रही होती है कि जिन्वू ने उसे टेंजिन में वादा करा था कि अगर वो दोनों इस टेंजिन से जिंदा वापस गए तो वो डिनर डेट पे जाएंगे। तब जिन्वू उसे बताता है कि उसे जब भी मौका मिलेगा वो उसके होम टाउन ज़रूर आएगा और उस दिन वो दोनों मिलके साथ में खाना खाएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी एंड होता है। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज मैं 2 एपिसोड साथ में डालने वाला हूँ, तो एपिसोड 9 की भी स्टार्टिंग कर ही लेते हैं। तो एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें कुछ हंटर्स का ग्रुप दिखाया जाता है। तो बेसिकली ये सारे जो मेंबर्स होते हैं ये जिन लेके आया होता है, क्योंकि एपिसोड 6 में हमें बताया गया था कि जिनवू और जिन ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें कि वो सारे सी रैंक के टेंजन को क्लियर करेंगे और बस वही दोनों टेंजन के अंदर जाया करेंगे और बाकी के जो 8 मेंबर होंगे वो बस पेपर वर्क के लिए होंगे। तो उसमें से जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो इंजर्ड ही हुए पड़े होते हैं और बाकी के लोग शराबी होते हैं, तो कोई हाउस वाइफ होती है तो कोई उसमें बच्चा होता है।
तभी वहाँ पे जिन की नज़र एक बच्ची पे जाती है तो जिन वो से कहता है क्या बच्चे भी टेंजिन के अंदर जा सकते हैं, तो जिस पे जिन वो कहता है कि हाँ बच्चे भी टेंजिन के अंदर जा सकते हैं रेड के लिए, अगर वो हंटर है तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो नहीं जा सकते। जिस पे वो बच्ची चिल्लाते हुए जिन से बोलती है। तुम बच्ची किससे बोल रहे हो? मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। तब जिन वो उससे बोलता है कि तुम तो एक हाई स्कूल की लग रही हो, क्या तुम आज से पहले कभी भी टेंजिन के अंदर रेड के लिए गई हो? तो जिस पे वो बच्ची उसे बताती है कि नहीं, मैं आज से पहले कभी भी रेड पे नहीं गई हूँ, मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। तो जिन वो उससे कहता है मुझे तो लगता है कि तुम एक ई रैंक की हंटर हो। तो जिस पे वो कहती है हाँ मैं एक ई रैंक की ही हंटर हूँ। तो जिन वो उससे कहता है चलो उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, तुम सब लोगों को तो बाहर ही रहना है, अंदर तो जाओगे नहीं तुम सब, अंदर तो सिर्फ मैं और जिन ही जाएंगे। तभी जिन उन सभी लोगों को समझा रहा होता है कि वो सब लोग यहाँ पर बस पेपर वर्क के लिए हैं, क्योंकि सी रैंक के टेंजिन के अंदर 10 हंटर का एक ग्रुप बनाना पड़ता है अंदर जाने के लिए, और बिना 10 हंटर के सी रैंक के टेंजिन के अंदर जाना अलाउ नहीं है। तभी उसमें से एक हंटर बोलता है कि ये एक सी रैंक का टेंजिन है, क्या ये दोनों सच में इतने ताकतवर हैं कि ये एक सी रैंक के टेंजिन को अकेले दोनों क्लियर करके जिंदा वापस आ जाए? मुझे तो नहीं लगता कि ये दोनों जिंदा भी वापस आएंगे। तो यहाँ पर दूसरा हंटर जिनसे बात पूछता है कि तुमने हमें वादा किया था कि तुम हमें 3 मिलियन दोगे, तो बस हमें क्या यहाँ पर बाहर इंतजार करना होगा और उसके बदले में हमें इतने सारे पैसे मिलने वाले हैं? हाँ क्यों नहीं, तुम में से हर किसी को 3 मिलियन मिलेंगे, तुमको बस हर टेंजिन के बाहर हमारा इंतज़ार करना है और इसमें तुम्हारा कोई खतरा भी नहीं होगा, ये डील तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। तभी जिनबो उन सभी हंटरों से कहता है कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग 3 मिलियन मिल तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारी एक शर्त है। तभी एक हंटर बोलता है कि कैसी शर्त? जब उस पे जिनबो से बताता है कि शर्त यह है कि यहाँ पर जो कुछ भी होगा तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगे, कि तुम बस यहाँ पे बाहर बैठते थे और टेंजिन के अंदर मैं और जिनबो दोनों अकेले जाते थे और तुम्हें बस बाहर बैठने के लिए 3 मिलियन मिलते थे, और अगर तुम में से किसी ने ये बात किसी को बताई तो वो हमें उल्टा 30 मिलियन यौन देगा, और ये बात तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है जो कि तुम ऑलरेडी साइन कर चुके हो। तभी जिन्वू की नज़र जिन के ऊपर जाती है और वो जिन से बोलता है तुमने क्या पहन रखा है? जिन ने बहुत ही महंगा आर्मर पहना हुआ था जो कि बहुत ही शाइन कर रहा था। तभी जिन जिन्वू से कहता है कि तुम्हें तो पता है मेरे डैड मेरी प्रोटेक्शन को लेके कितना सोचते हैं, तो उन्होंने मेरे को ये बहुत ही महंगा आर्मर खरीद के दिया था, और वैसे भी टेंजिन के अंदर बस हम दोनों ही जा रहे हैं तो मुझे अपनी पूरी प्रिपरेशन तो करनी ही थी। तभी जिन्वू जिन को अपनी एक उंगली से धकेलता है और जिन पीछे गिर जाता है। तभी जिन्वू जिन से कहता है मैंने तुम्हें बोला ना इसे उतार लो, तो तुम्हें इसे उतार लेना चाहिए। तभी जिन रोने लग जाता है। अच्छा ठीक है, मैं इसे उतार लेता हूँ, मगर कम से कम तुम मेरी उठने में तो मदद कर ही सकते हो ना? तभी जिन्वू जिन की उठने में मदद करता है और जिन अपना आर्मर को उतार लेता है और फिर वो दोनों अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं, मगर फिर से जिन्वू की नज़र जिन के ऊपर जाती है और वो कहता है तुमने अभी तक अपना हेलमेट पहन ही रखा है। जिस पे जिन कहता है कि यार मैं हम दोनों ही अकेले जा रहे हैं तो कम से कम मैं अपनी सेफ्टी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना, और बस वो दोनों फिर टेंजिन के अंदर चले जाते हैं। और अभी भी वो बाकी के हंटर आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि क्या ये दोनों सच में टी रैंक के टेंजन से जिंदा वापस आ जाएंगे, क्योंकि इसमें से एक ई रैंक का हंटर है और एक डी रैंक का हंटर है। तभी दूसरा हंटर बोलता है अगर ये दोनों सच में इतने ताकतवर हैं और ये दोनों अकेले ही सी रैंक के टेंजिन को क्लियर कर सकते हैं, तो ये कोई अच्छे से गिल्ड ज्वाइन करके कोई हाई रैंक के टेंजिन के अंदर क्यों नहीं जाते हैं? तभी एक हंटर बोलता है छोड़ो ना, हमें क्या, हमें तो बस यहाँ बाहर इंतजार करना है और इसके बदले में हमें 3 मिलियन मिल जाएंगे। तभी उनमें से एक हंटर बोलता है मैं इस सांग जिन्वो को तो जानता हूँ, ये एक ई रैंक का हंटर है और ये सबसे कमज़ोर है, और जो दूसरा हंटर है जिन, उसमें भी कुछ खास बात तो है नहीं, तो ये मुझे भी नहीं लगता कि ये दोनों जिंदा वापस बच के आएंगे। तभी हमें उस शराबी हंटर का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे बैठ के सिगरेट पी रहा था और बोल रहा था कि ये सब तो नौजवान लड़के हैं, ये शो ऑफ करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा देते हैं, ये दोनों अंदर ही मारे जाएंगे मुझे पता है। तभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि जिन टेंजिन से भागकर आ रहा होता है और वो सारे हंटर जिन को ऐसे देखकर शौक में होते हैं, और वो सब जिन से पूछ रहे होते हैं कि तुम जिंदा कैसे बच गए, क्या तुम बॉस के डर से भाग के आ गए हो? तभी उसमें से एक हंटर पीछे मुड़ के टेंजिन के गेट की तरफ देखता है और वो बहुत ही तेजी से चिल्लाता है नहीं, इन लोगों ने तो टेंजिन क्लियर कर दिया है, टेंजिन के गेट की तरफ देखो, वो गेट अपने आप बंद हो रहा है। और तभी उस गेट में से सांग जिन्वू भी बच के बाहर आ जाता है, और जिन्वू बाहर आते ही जिन से कहता है कि अगले टेंजन की लोकेशन कहाँ है, जल्दी बताओ, हमें वहाँ पे जाना होगा क्योंकि 3 बज गए होते हैं, और वो कहता है कि रात होने वाली है, हमें रात होने से पहले अगले टेंजन को भी क्लियर करना है।
यहाँ पे जिन बताता है कि अगले टेंजन की लोकेशन यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तभी जिन उन सभी हंटरों को चिल्ला के कहता है कि चलो हमें दूसरे टेंजन की तरफ बढ़कर जाना है, क्योंकि आज रात होने से पहले हमें 3 टेंजन क्लियर करने हैं। वहाँ पे सारे बाकी के हंटर शौक में होते हैं। वो सोच रहे होते हैं क्या ये लोग सच में आज 3 टेंजन क्लियर करने वाले हैं। तभी जिन वहाँ के बाकी के हंटरों से बोलता है तुम्हें दूसरे टेंशन में जाने पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो बस बाहर बैठना है और इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पैसे मिल रहे हैं। वो सभी लोग शौक में तो होते हैं, मगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उन्हें एक टेंशन पे 3 मिलियन मिल रहे थे, तो उन्हें आज की आज 9 मिलियन यौन मिलने वाले हैं। वो सभी लोग साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर वो मन ही मन सोच रहे होते हैं कि आखिर ये दोनों हैं कौन। इन दोनों ने इतने कम टाइम में टेंशन क्लियर कर दिया, और यही नहीं, ये तो आगे भी 2 टेंशन को क्लियर करने की बात कर रहे हैं। तभी यहाँ से सीन एक बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हमें एक गिल्ड के बारे में दिखाया जाता था, और उस गिल्ड का नाम वाइट टाइगर गिल्ड होता है। जहाँ पर कि उसका एक एम्प्लॉय उनके मैनेजर को बता रहा होता है कि किसी ने सी रैंक के सारे टेंजन को खरीद लिया है, वो भी 10 गुना दाम दे के। उसका असिस्टेंट उसके मैनेजर को बताता है कि कुछ दिन पहले ही एक नई टीम आई है, पर्सनल अटैक फोर्स, और उन्होंने 200 मिलियन दे के सारे सी रैंक टेंजन के राइट्स को खरीद लिया है। जिस पे कि उसका मैनेजर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वो असिस्टेंट बताता है कि अब हमारे लिए एक बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि अब हमारे लिए कोई भी सी रैंक की टेंजन बची ही नहीं है। उस पे वो मैनेजर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वो बोलता है कि अब हम सी रैंक की टेंजन को कहाँ से लेके आएंगे। जिस पे कि वो असिस्टेंट उस मैनेजर को बताता है कि इस पर्सनल अटैक फोर्स के लीडर का नाम जिन है। जिस पे वो मैनेजर बोलता है कि मैंने इस जिन का नाम आज से पहले कभी भी नहीं सुना है। तो वो असिस्टेंट बताता है कि ये सीईओ यूजिन आर्किटेक्चर का बेटा है। और ये उनका सबसे छोटा बेटा है, और इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि कंपनी उसे सपोर्ट कर रही है सारे सी रैंक के टेंजन को खरीदने के लिए। और मैनेजर असिस्टेंट से कहता है मगर फिर भी उन्हें इतना ज़्यादा घाटा है, आखिर वो सी रैंक के टेंजन के लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों दे रहे हैं। तभी वो मैनेजर अपने असिस्टेंट से पूछता है क्या उसके पर्सनल अटैक फोर्स में वो रियावेकन वाला हंटर भी है, जो कि एक ई रैंक का हंटर है जिसका नाम सांग जिनवू है। जिस पर उसका असिस्टेंट बताता है कि हाँ, उसकी पर्सनल अटैक फोर्स में एक हंटर का नाम सांग जिनवू तो है, और वो ई रैंक का ही हंटर है। जिस पे कि उसका मैनेजर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, और मन ही मन बोल रहा होता है कि ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तभी वो मैनेजर अपने बाकी के सारे एम्प्लॉय से बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे बैठ के जो भी काम कर रहे हो उसको तुरंत बंद कर दो, और मुझे उन दोनों की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यानी कि सांग जिनवू और जिन की। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वाइट टाइगर गिल्ड के सारे एम्प्लॉय सारा काम छोड़ के उन दोनों की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने लग जाते हैं, जिनसे उन्हें पता चलता है जिससे हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले भी सांग जिनवू एक ऐसे टेंजन से बच के बाहर आया था जहाँ पे कि सारे हंटर मारे जा चुके थे। उस टेंजन से बस मिस्टर सॉन्ग, मिस जूही और सांग जिनवू ही बच के बाहर आए थे। यहाँ तक कि उस टेंजन के अंदर एक बी रैंक का हंटर ताइसिक, जो कि एक असेसियन टाइप का हंटर था, वो भी मारा गया था। तभी यहाँ पे वो सारे एम्प्लॉय मिलके जिन्वू के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने लगते हैं कि एक बार वो गॉड वाले टेंजन से बच के वापस आया था, फिर वो एक अटैक फोर्स के साथ सी रैंक के टेंजन में गया था, जहाँ पर कि उसने डायसू और बाकी के हंटर्स भी मारे गए थे, और उसमें से बस सांग जिन्वू और जिन बचकर बाहर आए थे। तो यहाँ पर वो मैनेजर मन ही मन सोच रहा होता है कि हमें जिनका तो समझ में आता है कि वो एक आर्किटेक्चर कंपनी के मालिक का बेटा है, और अब वो कंपनी अभी अपना एक गिल्ड खोलने की सोच रही है, तो उन्होंने ये काम अपने छोटे बेटे यानी जिन को दिया है। मगर वो अपने साथ सी रैंक के टेंजिन में एक ई रैंक के हंटर को क्यों ले जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, और उसे ये बात कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आती है। तभी वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे ये बात कंफर्म हो चुकी है कि सांग जिनवू एक रियवेकन हंटर है। वो मैनेजर तुरंत ही अपना बैग उठाने लगता है और कहीं जाने लगता है, जिस पे कि उसका असिस्टेंट बोलता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। उस पे कि वो मैनेजर उसे बताता है मैं सांग जिनवू से मिलने जा रहा हूँ, वो एक रियवेकन हंटर है, और मुझे उसे अपनी गिल्ड में ज्वाइन करना है, और मुझे ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और वो मैनेजर अपने असिस्टेंट को ये भी बोलता है ज़रा सोचो, सांग जिनवू तीनों बार एक ऐसे टेंजन में फंसा है जहाँ पे कि ताकतवर से ताकतवर हंटर मारे गए, और साथ में ही बहुत सारे हंटर मारे गए,
मगर जिसे एक ई रैंक का हंटर कमज़ोर हंटर समझा जाता है वही क्यों तीनों टेंजिन में से जिंदा बचकर वापस आया। मुझे उसे अपने गिल्ड में ज्वाइन करना ही होगा। जिस पे कि उसका असिस्टेंट उस मैनेजर से बोलता है कि आप श्योर हैं कि सांग जिनवू रीअवेकन है। तब वो मैनेजर अपने असिस्टेंट से बोलता है तुम जरा दिमाग लगाओ, ताइसिक एक अससियन टाइप हंटर, वो बी रैंक का हंटर था जो कि लगभग एक ए रैंक के हंटर जितना ताकतवर था। उसे भला एक सी रैंक का हंटर जिसके एक हाथ भी नहीं है और एक बी रैंक की हीलर जो कि बहुत ही ज़्यादा डरपोक है, वो दोनों कैसे हरा सकते हैं। मैं पक्का श्योर हूँ कि ताइसिक को सांग जिनवू ने ही मारा होगा और हमें उसके टेंजन के बाहर जाना होगा। हमें आखिर देखना होगा कि सांग जिनवू असल में है कौन। यहाँ पे वो असिस्टेंट मनी मन सोच रहा होता है कि अगर मैनेजर उससे खुद मिलने जा रहे हैं तो वो पक्का कोई खास बंदा ही होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें सी रैंक के टेंजिन के अंदर का दिखाया जाता है। यहाँ पे जिनवू और जिन उसके अंदर होते हैं और वहाँ पे उनके सामने कुछ 20 टाइप के मॉन्स्टर भी खड़े होते हैं। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जिनवू अब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुका है और अब वो अपने सारे स्किल्स को एक्टिवेट करके उन बीस्ट के सामने से गुजरता है और बिना हथियार को हाथ में लिए ही उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। और ये जिन्वू की स्किल में से एक स्किल होती है और इसके अलावा भी जिन्वू के पास एक स्किल होती है जो कि उसे ताइसिक को मारने के वजह से मिली थी, जिसके वजह से वो अपने आप को इनविजिबल भी कर सकता है। उस एबिलिटी की मदद से वो अपनी प्रेजेंस को हाइड कर सकता है ताकि उसके जो अपोनेंट्स हैं वो उसको देख नहीं पाते हैं और वो उन्हें बड़ी आसानी से मार भी सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जिन दिखाया जाता है जो कि कुछ भी नहीं कर रहा था सिवाय माना क्रिस्टल्स को इकट्ठे करने के अलावा, और वो वहाँ पर जिन्वू को देखकर शॉक हो जाता है। वो कहता है ये शायद जिन्वू की कोई नई स्किल है या फिर जिन्वू मेरे से अपनी स्किलों को छुपा रहा है। तभी जिन्वू ने सारे मॉन्स्टर को मार दिया होता है और अब हमें उसका स्टैट दिखाया जाता है जहाँ पे कि उसका लेवल 37 होता है और वहीं उसके स्ट्रेंथ 97 तक पहुँच गई होती है। तभी जिन्वू मनी मन बोलता है मैं तो बहुत ही ज़्यादा लेवल अप हो चुका हूँ और मुझे जो स्किल्स मिली है वो तो सच में ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तभी जिन्वू ये बोल रहा होता है उसे जो ताइसिक से जो एबिलिटी मिली है वो तो सच में ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, उससे वो अपनी प्रेजेंस को छुपा सकता है और अपने अपोनेंट को ईजिली मार सकता है। तभी जिन्वू अपनी इन्वेंट्री में से एक ड्रिंक निकाल के पी लेता है और उस ड्रिंक से जिन्वू अपनी माना को रीजनरेट कर सकता है। जिन्वू को एनर्जी उसकी माना से ही मिलती है। जिन्वू यहाँ पे मनी मन बोल रहा होता है ताइसिक की एबिलिटी तो सच में कमाल की है लेकिन उससे बहुत ही ज़्यादा मेरी माना खर्च हो जाती है। जिन्वू अपने आप से बात ही कर रहा होता है कि उतने में ही उस पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर अटैक कर देता है मगर जिन्वू उसे बड़ी आसानी से मार देता है। जिसके बाद जिन्वू के सामने एक विंडो ओपन होती है और उसे पता चलता है कि उसका लेवल अप हो चुका है। तभी जिन्वू के सामने एक दूसरी विंडो ओपन होती है। प्लेयर ने अपने सारे रिक्वायर्ड लेवल को पूरा कर लिया है और अब प्लेयर अपने जॉब को भी चुन सकता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जिन्वू अब अपने 40 लेवल तक पहुँच चुका है और जहाँ पे जिन्वू का जॉब के सामने कुछ भी नहीं था, अब जिन्वू अपने जॉब को भी सिलेक्ट कर सकता है। तभी जिन्वू यहाँ पे मनी मन सोच रहा होता है कि अब ये क्या नया है, जॉब सिलेक्ट कर सकते हैं का मतलब क्या है। तभी जिन्वू को अचानक से याद आता है कि उसके स्टेटस में जॉब वाली जगह पे नन लिखा हुआ था। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें टेंजिन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो वाइट गिल्ड के मैनेजर और उनके असिस्टेंट आ चुके होते हैं और वो मैनेजर और असिस्टेंट वहाँ का सीन देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं क्या हम कोई खेल के मैदान में आ गए हैं, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो बाकी के हंटर बाहर बैठ के पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वो मैनेजर उन सभी लोगों से बोलता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी वो हाई स्कूल की लड़की उस मैनेजर से कहती है कि ये एक नो एंट्री जगह है, तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए। तभी वो मैनेजर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ पे बहुत खतरा है। तभी उस मैनेजर का असिस्टेंट भी कहता है तुम छोटी बच्ची हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे जान का खतरा है। तभी वो छोटी बच्ची कहती है कि मैं भी एक हंटर हूँ, मुझको तुम इतने हल्के में मत लो। तभी वो असिस्टेंट उस छोटी बच्ची से पूछता है कि क्या तुम भी इस पर्सनल अटैक फोर्स की कोई मेंबर हो। तो इस पे वो छोटी बच्ची कहती है हाँ मैं भी इस पर्सनल अटैक फोर्स की मेंबर हूँ। और उस बच्ची की ये बात सुन के तो वाइल्ड गिल्ड के मैनेजर एक मिनट के लिए तो सदमे में ही चले जाते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। कोई छोटा बच्चा है, कोई हाउस वाइफ है, किसी के पैर टूटा हुआ है और यहाँ पर तो एक हंटर बैठ के शराब पी रहा है, यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। तभी वो मैनेजर मनी मन में बोल रहा होता है कि अगर ये सब लोग बाहर हैं तो पक्का टेंजिन के अंदर जिन्वू और जिन गए होंगे, और अगर जिन्वू और जिन अकेले टेंजिन के अंदर गए हैं तो जिन पक्का रिअवेक हुआ है और मुझे उसे अपनी गिल्ड में ज्वाइन करना ही होगा। तो बस यहीं पे हमारे एपिसोड 9 की एंड होती है।
तो मैं अब कुछ दिन दो दो एपिसोड साथ में अपलोड करे करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।